Good morning, this is Om sir and you are watching Om's online English classes. Students, आज हम लोग रेनबो पार्ट 2 के नेक्स्ट चैप्टर आई हैव अ ड्रीम के साथ जो है वो आज का यह सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मार्टिन लूथर किंग वॉज बॉर्न इन 1929, यानी इनका जन्म जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ था। एंड ही वॉज एसेसिनेटेड इन 1968, और 1968 में जो है वो इसकी राजनीतिक हत्या कर दी गई थी। अ बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, और इनका जो प्रशिक्षण हुआ था वो बपतिस्मा जो है वो कह सकते हैं कि सहायक के रूप में जो है वो एक चर्च में जो है वो हुआ था। और बैप्टिस्ट जो है वो आप जानते होंगे कि बैप्टिज्म को मानने वाले जो है वह लोगों को बैप्टिस्ट कहा जाता है। बैप्टिज्म जो है वह ईसाई धर्म का जो है वह एक कह सकते हैं कि उसी का जो है वह एक प्रकार का जो है वह कह सकते हैं कि अलग जो है वह बिलीफ है। जैसे कि मुस्लिम लोगों में भी शिया और सुन्नी अलग अलग बिलीफ को मानने वाले लोग हैं, ठीक उसी प्रकार ईसाई लोगों में भी है। तो इसलिए इनकी जो प्रशिक्षण हुई थी, इनको जो प्रशिक्षित किया गया था वो एक चर्च के बैप्टिस्ट मिनिस्टर के रूप में बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर। और अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही ये जो है वह सिविल राइट मूवमेंट जो है वह यूएसए में हुआ था, शायद आप लोग जानते भी होंगे, जन अधिकार आंदोलन। तो उसके कार्यकर्ता के रूप में जो है वो अपने करियर की जो है वह शुरुआत इन्होंने की, लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट। और कैसे इसकी शुरुआत की थी, तो मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट हुआ था। मॉन्टगोमरी जो है वह जिला है यूएसए का, यूएसए में कोई जिला है मोंटगोमरी, वहाँ पर जो है वह बस बाइकॉट हुआ था, यानी बस का बहिष्कार। क्योंकि वहाँ पर जो है अश्वेत लोग यानी कि ब्लैक लोग जिसको कहते हैं, काले लोगों के साथ जो है वहाँ पर भेदभाव जो है वह किया जाता था। तो इसलिए वहाँ पर बसों का बहिष्कार जो है वह करने में इन्होंने जो है वह बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। और इस तरह से उनके सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में जो है वह काम करने की शुरुआत हुई थी वहीं से। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सॉदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने मदद करते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी किस चीज़ में, तो सॉदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके ऑर्गेनाइजेशन में उसको ऑर्गेनाइज करने में इसने जो है वह मदद की थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, और ये गांधी जी के जीवन से काफ़ी प्रभावित थे, क्योंकि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जिस तरीके से भारत में जो है वह अंग्रेज़ों को विवश किया था, ठीक उसी फिलॉसफी को इन्होंने कॉपी किया। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, और उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो सिद्धांत था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का, जो कि उन्होंने गांधी जी को कॉपी करते हुए सीखा था, यानी अहिंसात्मक तरीके से विरोध करना, प्रतिरोध करना। ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, इसने उसे दुनिया की नज़रों में ला दिया, यानी पूरी दुनिया में छा गए, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। वर्ल्ड वाइड अटेंशन कहते हैं, पूरे विश्व ने इसको सुनना, देखना और समझना जो है वो शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया। इन 1964 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और 1964 में मार्टिन लूथर किंग को जो है वह नोबेल प्राइज़ जो है वह दिया गया, यानी नोबेल शांति का जो है वह नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके प्रयासों के चलते टू एंड सेग्रीगेशन, यानी अलगाववाद को समाप्त करने में जो उनकी भूमिका थी, एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव में को समाप्त करने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया था, उसके चलते उनको 1964 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। और वो उस समय के यंगेस्ट पर्सन थे, यानी कि सबसे युवा व्यक्ति थे नोबेल प्राइज़ को पाने वाले। और आप सभी जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वह एक
वर्ल्ड लेवल का बहुत ही कह सकते हैं कि प्रतिष्ठित जो है वह पुरस्कार है। तो थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन वायलेंट एंड अदर नॉन वायलेंट वेज, यानी अन्य अहिंसात्मक तरीकों से, और जो सिविल डिसओबीडियंस था यानी कि सविनय अवज्ञा कहते हैं, जिसकी शुरुआत जो है वह भारत में गांधी जी ने की थी, तो बिल्कुल उसको कॉपी करते हुए ये अन्य अहिंसात्मक तरीके और सविनय अवज्ञा के माध्यम से इन्होंने जो है वह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी नस्लीय भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव यानी कि रंग के आधार पर जो है वह भेदभाव करना, काले गोरे का जैसे भेद होता था वहाँ पर, और सेग्रीगेशन भी उसी से संबंधित शब्द है, अलगाववाद यानी दूसरों से अपने आप को अलग समझना या उसको अलग कर देना। किंग वॉज assassinated ऑन अप्रैल 4, 1968, और 1968 में 4 अप्रैल को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। राजनीतिक हत्या को एसेसिनेट करना कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये राजनीतिक हत्या थी, पॉलिटिकल कह सकते हैं इन्फ्लुएंस के चलते जो है वह इनकी हत्या की गई थी, इसलिए इसको एसेसिनेशन कहा जाएगा। तो मेम्फिस टेनेसी नामक स्थान पर जो है वह इसकी हत्या की गई थी। ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान रखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो अभी फैक्ट्स इसमें पड़े हैं, जैसे कि 1964 में उनको नोबल प्राइज़ जो है वह मिला पीस के लिए, यानी शांति का नोबल पुरस्कार जो है वह 1964 में दिया गया था, और उनकी हत्या जो है वह मेम्फिस टेनेसी नामक स्थान पर जो है वह की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट जो है वह लाइन याद रखेंगे। साथ ही साथ इस स्टोरी का जो टाइप है वो एक भाषण है। आगे हम जानेंगे कि ये दरअसल आई हैव अ ड्रीम जो है वो एक भाषण है जो कि इन्होंने दिया था उन्हीं आंदोलनों के दौरान। किंग्स इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड, उनके द्वारा लिखी गई जो प्रमुख रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण उनके जो रचनाएं हैं वो है स्ट्रेंथ टू लव, जो कि 1953 में जो है पब्लिश्ड हुई थी। स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, और स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम जो है वो भी इनका जो है वह 1958 में जो है वह प्रकाशित हुआ था। स्ट्राइड कहते हैं कदम को, डग जिसको कहते हैं। द मॉन्टगोमरी स्टोरी, वाई वी कांट वेट, एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, केओस और कम्युनिटी। केओस कहते हैं कुव्यवस्था या गड़बड़ी को, केओस याद रखेंगे। आई हैव अ ड्रीम, ये भी उन्हीं के द्वारा जो है वह लिखा गया है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो I have a dream is a speech he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC। और लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी एक स्थान है, यानी एक तरीके का वो ऑडिटोरियम है जिसकी दहलीज पर इन्होंने, स्टेप्स कहा गया है यहाँ पर दहलीज को यानी सीढ़ी को या मंच कह लीजिए, तो वहाँ पर जो है वो इन्होंने जो है वो यह भाषण दिया। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच, यानी यह एक भाषण है। आप लोगों को बताया था मैंने कि स्टोरी का टाइप अगर पूछा जाएगा आप लोगों से कि आई हैव अ ड्रीम इज़ अ डैश, तो आप इसमें स्पीच जो है वो लगाएंगे, ठीक। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वॉशिंगटन, और लिंकन मेमोरियल नाम का जो है वह एक स्थान है जो कि वॉशिंगटन डीसी में है। वहाँ पर इन्होंने यह भाषण दिया था ऑन अगस्त 28, 1963, और 1963 में जो है 28 अगस्त को उन्होंने यह भाषण वहाँ पर दिया था। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ सीइंग अलबामा एज अ डेवलप्ड स्टेट। अलबामा वहाँ का राज्य है जहाँ पर कि नीग्रो लोगों का जो है वह काफ़ी कह सकते हैं संख्या में जो है वह प्रजाति वहाँ पर रहती है, तो इसलिए वो यहाँ पर अपने सपने के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वो अलबामा को जो है वह एक विकसित राज्य देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन और
जहाँ पर नस्लीय भेदभाव ना हो, यानी नस्लीय भेदभाव से मुक्त जो है वह अलबामा को देखना चाहते हैं, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, यानी जो भेदभाव काले और गोरे के बीच में है। The speech the speech had the huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history। यानी यह जो भाषण है इसका बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट, यानी बहुत बड़ा असर, ह्यूज कहा जाता है बड़ा या विशाल को, ह्यूज इम्पैक्ट का मतलब हो गया बहुत बड़ा प्रभाव। तो इस भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव था इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, यानी अवेयरनेस, यानी जन चेतना को जगाने में। रेज का अर्थ होता है उठाना या जगाना, ऊपर उठाना। रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का अर्थ यहाँ पर जो है वो अवेयरनेस से है। तो इस भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव था जन चेतना को जगाने में, फॉर सिविल राइट मूवमेंट, यानी जन अधिकार आंदोलन के लिए लोगों में चेतना जगाने के लिए इस भाषण का बहुत बड़ा प्रभाव हुआ था। एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग, और इस भाषण ने किंग को भी, यानी मार्टिन लूथर किंग को भी एस्टेब्लिश्ड कर दिया, यानी स्थापित कर दिया, एक पहचान उसको दे दी, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास के महानतम जो है वह ऑरेटर्स के रूप में। ऑरेटर कहते हैं वक्ता या प्रवक्ता को। तो अमेरिका के इतिहास के महान प्रवक्ता के रूप में भी उसको स्थापित कर दिया। तो ये जो है वह इंट्रोडक्शन था मार्टिन लूथर किंग के बारे में। अब जो है वह हम लोग स्टोरी की शुरुआत जो है वह करेंगे। सो पहला जो है वह पैराग्राफ है, 5 एगो, 5 एगो। अब यहाँ पर जो है वह ये पूछा जा सकता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, 5 एगो यानी कि 5 कितना साल हुआ ये पूछा जा सकता है। 5 years इज इक्वल टू 100 years। दैट मीन्स कि कैसे यह 100 years हो गया, तो स्कोर जो है वो 20 का यूनिट होता है, याद रखेंगे। तो 5 हो गया 20 × 5 यानी कि 100। तो इसलिए 100 साल पहले की बात जो है वह हो रही है, 5 years ago। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। स्कोर जो है वो 20 का यूनिट है, जैसे डजन 12 का यूनिट है, ठीक उसी प्रकार स्कोर जो है 20 का यूनिट है। तो इसलिए 5 years ago हो गया 5 × 20 या 20 × 5, तो ये हो गया आपको 100 years, ठीक है। तो 100 साल पहले, अब वो भाषण देते समय वो 100 साल पहले की बात जो है वह दोहरा रहे हैं। अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिम्बॉलिक शैडो वी स्टैंड, यानी एक महान अमेरिकी जिसकी छत्र छाया में हम लोग खड़े हैं। साइंड द एमांसिपेशन प्रोक्लमेशन, और उन्होंने जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार पत्र साइन किया था। और ये बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन की, क्योंकि वहाँ पर स्लेवरी यानी गुलामी प्रथा का अंत जो है वो करने का श्रेय जो है वो अब्राहम लिंकन को जाता है। उन्होंने भी जो है वह ब्लैक लोगों के लिए काफ़ी कुछ जो है वह किया था और वो कर गए थे। तो इसलिए मार्टिन लूथर का कहना है कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी जिसकी छत्र छाया में हम लोग आज खड़े हैं, साइन द एमांसिपेशन प्रोक्लमेशन, उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार पत्र साइन किया था। दिस मोमेंटस डिक्री, और यह जो अधिकार पत्र था, मोमेंटस यानी कि यह जो महत्वपूर्ण अधिकार पत्र था, केम एज अ ग्रेट बैकन, यानी वो किस रूप में आया था, तो एक ग्रेट बैकन यानी एक बड़ी मसाल के रूप में, है ना। बैकन लाइट आप लोग समझते होंगे, मसाल की ज्वाला को कहते हैं, तो बैकन यहाँ पर मसाल के लिए यूज़ किया गया है। तो इनका कहना है कि वो जो मोमेंटस डिक्री था, वो जो अध्यादेश था, है ना, वो एक विशाल, एक बड़े जो है वह मशाल के रूप में जो है वह आया था। इट केम एज अ ग्रेट बैकन लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ नीग्रो स्लैब्स, यानी कि लाखों नीग्रो जो गुलाम थे उनके लिए आशा की एक मसाल के रूप में जो है वो
एमांसिपेशन प्रोक्लमेशन जो है वह आया था, यानी कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो स्वतंत्रता का अधिकार पत्र जो है वह साइन किया गया था, जिसमें कि नीग्रो लोगों को अधिकार दिया गया था कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। वो जो अधिकार पत्र था वो लाखों नीग्रो जो गुलाम थे उनके लिए आशा की एक मशाल के रूप में जो है वह आया था। हु हैड बीन सीयर्ड, जो कि झुलसते रहे थे। हु हैड बीन सीयर्ड, सीयर का अर्थ यहाँ पर है जलना या झुलसना। हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस, यानी जो कि विदरिंग इनजस्टिस कहा गया है, मतलब अवज्ञापूर्ण जो है वह अन्याय को, यानी कहने का मतलब है जो कि अवज्ञापूर्ण जो है वह अन्याय की आग में लपटों में झुलसते रहे थे, उनके लिए आशा की एक नई मशाल के रूप में वो अध्यादेश आया था। इट केम एज अ जॉयस डे ब्रेक, और वह एक आनंदमय जो है वह दिन के समान था। टू एंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, जो कि लंबी जो एक रात थी कैप्टिविटी की, यानी कैप्टिविटी कहा गया है यहाँ पर किसी को जब्त करना, किसी को अपने वश में करना, यानी कि किसी के द्वारा जो है वह किसी को कैद करना, यानी कि कैद की जो है वह जो एक लंबी रात थी उसको समाप्त करने के लिए एक जॉयस डे ब्रेक के रूप में वो अध्यादेश आया था, यानी कि एक उजाले के रूप में आया था, है ना। तो इसमें आप देखेंगे एक लेटरल मीनिंग नहीं लेंगे, यहाँ पर एक भाव है, क्योंकि काफ़ी जो है एग्जैजरेट वे में जो है वह इन्होंने भाषण दिया है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा करके अपनी बातों को कहा है। और जानते हैं कि भाषण का मतलब ही यही होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए अपने स्पीच से। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि लंबी जो एक रात थी कैद की, क्योंकि गुलाम लोगों को ज़बरदस्ती जो है वह काम पर रखा जाता था, मारा पीटा जाता था, इसलिए कैप्टिविटी कहा गया है। तो उस लंबी जो कैप्टिविटी की रात थी उसको एक जॉयस डे ब्रेक के रूप में जो है वो अध्यादेश जो है उसको समाप्त करने के लिए आया था। अब जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें कहते हैं बट, किंतु 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद, लेटर का अर्थ होता है के बाद। वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हम इस दुखद सच्चाई का जो है वह अवश्य जो है वह सामना कर रहे हैं। वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, ट्रेजिक फैक्ट कहा गया है दुखद सच्चाई को। वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट दैट द नीग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, यानी 100 साल बाद आज भी हम इस दुखद सच्चाई को झेल रहे हैं कि जो नीग्रो स्लैब्स थे, हालांकि अधिकार पत्र तो दे दिया गया लेकिन वो अभी भी जो है वह फ्री नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, यानी 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द नीग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड बाय द मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी 100 साल बाद आज भी जो नीग्रो लोगों का जीवन है वो काफ़ी दुखद तरीके से क्रिपल्ड है, यानी जकड़ा हुआ है। क्रिपल्ड का अर्थ होता है जकड़ा हुआ होना। बाय द मैनिकल्स, और मैनिकल्स कहा गया है हथकड़ी को, यानी कि हैंडकफ्स जिसको कहते हैं। मैनिकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाववाद की हथकड़ियों में, एंड चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ है निग्रो लोग का जीवन। 100 ईयर्स लेटर, यानी 100 साल बाद, द नीग्रो लिव्स ऑन अ लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के निर्जन टापू पर अकेले जो है वह रह रहे हैं। इन द मिडस्ट ऑफ अ वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी किनके बीच में, वो गरीबी के टापू पर रह रहे हैं। तो इन द मिडस्ट ऑफ अ वास्ट ओशियन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी भौतिक समृद्धि के एक विशाल जो है वह समंदर के बीच में वो गरीबी के जो है वह द्वीप पर, गरीबी के आइलैंड पर वो अकेले जी रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितनी फोर्सफुल तरीके से वो अपने भाषण को जो है वह रख रहे हैं कि नीग्रो लोग जो है उनका जीवन जो है वह भौतिक सुख समृद्धि के अथाह सागर के बीच गरीबी के निर्जन टापू पर जो है वह रह रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ भौतिक सुख सुविधाएं जो है वह बाकी लोग जो है वह ले रहे हैं,
वहाँ पर काले लोगों को, निग्रो लोगों को जो है वह इन चीज़ों से वंचित रखा गया है, यानी वो उस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा नहीं बन सकते, वो उसको जो है वह कंज्यूम नहीं कर सकते, वो उसका लाभ नहीं उठा सकते। 100 ईयर्स लेटर यानी 100 साल बाद द नीग्रो इज स्टिल लैंग्विसिंग। लैंग्विसिंग का अर्थ होता है अलग थलग पड़ा होना। द नीग्रो इज स्टिल लैंग्विसिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। अमेरिका के समाज में आज भी वो अलग थलग पड़े हैं। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्सिल, और अपने आप को वो वनवासित पाते हैं। एक्सिल का अर्थ होता है वनवास। इन हिज आउन लैंड यानी अपने ही धरती पर, अपने ही ज़मीन पर वो निर्वासित अपने आप को पाते हैं। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपैलिंग कंडीशन। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं। ये जो अपैलिंग कंडीशन है, यानी ये जो दुर्दशा है, अपैलिंग कंडीशन कहा गया है बुरी दशा को, वो हम दिखाने आए हैं दुनिया को। ड्रामेटाइज करने का अर्थ है यहाँ पर ड्रामा करके, यानी नाटक करके दुनिया को दिखाने आए हैं। हमारी जो दुर्दशा है वो हम लोगों को दिखाने आए हैं। जो तीसरा पैराग्राफ है वो आप देख सकते हैं। कहता है इट इज़ ऑब्वियस टुडे, आज यह स्पष्ट है, दैट अमेरिका हैज़ डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रोमाइजरी नोट। यानी आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका जो है वह चूक गया है। डिफॉल्टेड का अर्थ होता है चूक जाना। हैज़ डिफॉल्टेड, चूक गया है। ऑन हिज प्रोमाइजरी नोट, प्रोमाइजरी नोट कहा गया है उस अध्यादेश को जिस पर नोट कहा गया है। तो इसलिए इनका कहना है कि आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका जो है उस अध्यादेश पर जो है वह चूक गया है। इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न, जहाँ तक नागरिकों के रंग का सवाल है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, सेक्रेड ऑब्लिगेशन उसी पवित्र अध्यादेश को कहा गया है, यानी इस पवित्र अध्यादेश का सम्मान करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का अर्थ होता है के बजाय, अमेरिका हैज़ गिवन द नीग्रो पीपल अ बैड चेक विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स। यानी इस अधिकार पत्र के रूप में अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक ऐसा बैड चेक जो है वह थमा दिया है, दे दिया है। बैड चेक कहा गया है वो बाउंस चेक जिसको कहते हैं, जब हम किसी को कोई चेक अमाउंट भर कर देते हैं और वो राशि हमारे अकाउंट में नहीं होती है तो वो चेक बाउंस हो जाता है और उसकी पेनल्टी भी लगती है। तो उसी के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है बैड चेक, कि निग्रो लोगों को एक ऐसा जो है वह चेक दे दिया गया है जो कि बाउंस्ड है, विच हैज़ कम बैक, जिसको कि वापस कर दिया गया है, मार्क्ड यानी लिख करके, इनसफिशिएंट फंड्स की, मतलब पर्याप्त जो है वो फंड जो है वह नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अधिकार तो दे दिया, स्वतंत्रता का अधिकार तो दे दिया, समानता का अधिकार तो दे दिया लिखित रूप में, लेकिन जब बात उसके एग्जीक्यूशन की आती है तो लोगों के साथ अब भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये लाइन कही गई है, इसको लेटरली मत लीजिएगा कि मतलब वास्तव में कोई चेक जो है वह दिया रुपया पैसा के लिए, ठीक है। बट वी रिफ्यूज़ टू बिलीव, लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ बैंकरप्ट, कि न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया है। बैंकरप्ट कहते हैं या इंसॉल्वेंट कहते हैं, वो दिवालिया या कंगाल को इंसॉल्वेंट भी कहा जाता है। इंसॉल्वेंट का अर्थ भी दिवालिया होता है और बैंकरप्ट मतलब भी दिवालिया होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं, रिफ्यूज़ टू बिलीव यानी मानने से इनकार करते हैं, दैट द बैंक ऑफ जस्टिस, की जो न्याय का बैंक है, इस बैंकरप्ट यानी वो कंगाल हो गया है, यानी कहने का मतलब कि उसके पास हमारे लिए न्याय नहीं है। इस बात को मानने से हम लोग इनकार करते हैं। वी रिफ्यूज़ टू बिलीव, यह मानने से भी इनकार करते हैं, दैट देयर आर insufficient funds in the great worlds of opportunity of the nation, यानी कि राष्ट्र की जो असीम संभावनाएं हैं उसमें से हम लोगों के लिए अपर्याप्त जो है वह फंड्स है, यानी हमारे लिए उसमें कोई संभावना नहीं है। इसको भी मानने से हम लोग इनकार करते हैं। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए आज हम लोग वह चेक जो है वह भुनाने आए हैं यानी भजाने आए हैं,
ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि आज हम लोग जो है वो अधिकार पत्र पर जो दिया गया आदेश है उसको जो है वह हम लोग इम्प्लीमेंट करवाने आए हैं, यानी लागू करवाने आए हैं। अ चेक दैट विल गिव अस ओपन डिमांड द रिचेज ऑफ फ्रीडम, यानी एक ऐसा चेक जो कि हम लोगों की जो मांग है स्वतंत्रता की उसका वो खजाना जो है वो हम लोगों को देगा। रिचेज कहते हैं संपत्ति या खजाने को। रिच मतलब धनी तो होता ही है, लेकिन रिचेज का प्रयोग नाउन के रूप में जो है वह होता है, जिसको कि हम लोग संपत्ति या धन कहते हैं। तो स्वतंत्रता का वो जो धन है वो हमें जो है वो देगा यह चेक, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की सुरक्षा जो है वह प्रदान करेगा। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हॉलोड स्पॉट। हॉलोड स्पॉट कहा गया है पवित्र स्थल को, यानी हम लोग इस पवित्र स्थल पर इसलिए भी आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका, कि अमेरिका को याद दिला सके। रिमाइंड का अर्थ होता है याद दिलाना, और रिमेंड एक अलग वर्ड है। रिमेंड में REMAIND, रिमेन में REMAIN होता है और ED लगाते हैं तो रिमेंड होता है, लेकिन यहाँ रिमाइंड है, याद दिलाना, स्मरण कराना। तो हम लोग इस पवित्र स्थल पर अमेरिका को यह याद दिलाने आए हैं ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, अभी की जो यानी कि समय की जो नज़ाकत है, यानी अत्यंत जो आवश्यकता है उसका याद दिलाने के लिए हम लोग जो है यहाँ आए हैं। दिस इज़ नो टाइम टू एंगेज इन द लग्जरी, और विलासिता में एंगेज होने का, तल्लीन होने का यह समय नहीं है। ऑफ कूलिंग ऑफ, और शांत रह जाने का जो है वह, शांत रह जाने की जो लग्जरी है, जो सुख है, उसमें तल्लीन होने का यह समय नहीं है। और टू टेक द ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और स्नेहवाद के ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग को भी लेकर के जो है वह सो जाने का यह समय नहीं है। ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग कहते हैं निश्चेतक को, यानी ट्रैंकुलाइज़र सुने होंगे, जानवरों को जो है वह बेहोश करने के लिए जो है बंदूक से जो है वह गोली के रूप में चलाई जाने वाली जो है वह इंजेक्शन होती है, जो शायद आप लोग नेशनल जियोग्राफी या फिर वाइल्ड लाइफ पर जो है वह देखे होंगे। तो ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, ग्रेजुअलिज्म कहा गया है स्नेहवाद को, यानी कि धीरे धीरे वो जो हमारा एटीट्यूड होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा, उसी विचारधारा को ग्रेजुअलिज्म कहा जाता है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि मतलब यह सोच करके हम जो है वो नहीं रह सकते कि हाँ धीरे धीरे अपने सब कुछ ठीक हो जाएगा, यानी ग्रेजुअलिज्म की ट्रैंकुलाइजिंग ड्रग जो है वह लेने का या फिर शांत होने का जो सुख है उसमें तल्लीन होने का यह समय नहीं है। नाउ इज़ द टाइम, यानी अभी जो समय है, टू राइज फ्रॉम द डार्क, यानी अंधेरे से उठ खड़ा होने का समय है, एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, और जो अलगाववाद की घाटी है उसको डिसोलेट यानी कि पाट देने का, यानी कि समतल कर देने का समय है, यानी कोई ऊबड़ खाबड़ यानी भेदभाव ऊंच नीच न हो, इससे इसका तात्पर्य है वैली ऑफ सेग्रीगेशन। टू द सनलिट पथ ऑफ रेशियल जस्टिस, यानी और उसको जो है वह एक प्रकाश से भरे यानी धूप भरे जो है वह रेशियल जस्टिस यानी कि नस्लीय न्याय के मार्ग में जो है वह तब्दील कर देने का समय है। नाउ इज़ द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस, यानी अभी जो समय है वो है राष्ट्र को ऊपर उठाने का। लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विक सैंड्स, कहाँ से ऊपर उठाने का, तो क्विक सैंड्स। क्विक सैंड्स कहते हैं किसे, क्विक सैंड्स कहते हैं भंवर को। अब भंवर जो है वो समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग एक साउथ इंडियन मूवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा जिसका नाम था मगधीरा। उस मगधीरा मूवी में दिखाया गया है कि जो हीरो है वो घोड़ा समेत जो है वह बालू के एक दलदल में जो है वह फंसता जाता है, तो उसी बालू के दलदल को क्विक सैंड्स कहते हैं, यानी भंवर, बालू का भंवर कहा जाता है। तो यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि जो रेशियल इनजस्टिस यानी नस्लीय जो अन्याय है उसके भंवर में जो राष्ट्र डूबा जा रहा है उससे उसको ऊपर उठाने का समय है। टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और उसको उठा करके कहाँ लाना है, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की ठोस
चट्टान पर जो है वह लाने का समय है। यानी देश जो डूबा जा रहा है रेशियल इनजस्टिस के भंवर में, उसको ऊपर उठा करके सॉलिड यानी कि मजबूत या ठोस जो है वह चट्टान जो है वह ब्रदरहुड का, भाईचारे का, वहाँ पर लाने का समय है। यानी कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस स्पीच में उन्होंने कितने सांकेतिक भाषाओं का जो है वह यूज़ किया है। अब चौथे पैराग्राफ पर आते हैं। आज 4 ही पैराग्राफ तक जो है वह स्टोरी को रखेंगे। तो जो चौथा पैराग्राफ है वो कहता है, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट। यानी इस पल की जो नज़ाकत है, जो आवश्यकता है, उसको ओवरलुक करना जो है वह राष्ट्र के लिए बड़ा ही घातक होगा। फैटल या लेथल कहते हैं घातक या जानलेवा को, फैटल, डेडली या लेथल भी कहते हैं। तो इट वुड बी फैटल यानी जानलेवा होगा, यह राष्ट्र के लिए घातक होगा। टू ओवरलुक, ओवरलुक का अर्थ होता है अनदेखी करना, नेग्लेक्ट करना। द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट यानी इस पल की जो आवश्यकता है उसको दरकिनार करना राष्ट्र के लिए घातक होगा। एंड टू अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द नीग्रो, और नीग्रो लोगों का जो डिटर्मिनेशन है यानी दृढ़ संकल्प है, उसको अंडर एस्टिमेट करना भी जो है वह राष्ट्र के लिए घातक होगा। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है कम करके आंकना। आपने एक बहुत ही फेमस डायलॉग सुना होगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ये चेन्नई एक्सप्रेस में जो है वह शाहरुख खान के द्वारा जो है बोली गई संवाद का जो है वह मैंने जिक्र किया। तो अंडर एस्टिमेट का अर्थ होता है कम करके आंकना, यानी किसी के ताकत को, किसी के फोर्स को जो है वह कम समझना, उसी को कहते हैं अंडर एस्टिमेट करना। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो नीग्रो लोगों का दृढ़ संकल्प है उसको कम करके आंकना राष्ट्र के लिए घातक होगा। द स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रोज लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट। लेजिटिमेट का अर्थ होता है वाजिब या वैध, जायज, और डिसकॉन्टेंट कहते हैं असंतोष को, ठीक है। और स्वेल्टरिंग कहा जाता है उमस भरा, यानी आजकल कैसी उमस भरी गर्मी है वो समझ सकते हैं। द स्वेल्टरिंग समर ऑफ द नीग्रोज यानी नीग्रो लोगों के जो लेजिटिमेट डिसकॉन्टेंट यानी वाजिब जो असंतोष है, क्योंकि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उनका असंतोष वाजिब है। तो नीग्रो लोगों का जो वाजिब असंतोष है उसकी उमस भरी गर्मी जो है विल नॉट पास, वो तब तक दूर नहीं होगी, तब तक नहीं जाएगी। विल नॉट पास का अर्थ होता है चला जाना। अनटिल देयर इज एन इनविगोरेटिंग ऑटम ऑफ फ्रीडम, जब तक कि इनविगोरेटिंग का अर्थ है काफ़ी मजबूत, काफ़ी ताकतवर। इनविगोरेटिंग ऑटम जो है वह नहीं आ जाता है किसका, ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी का वो सुखद जो है वह मतलब पल जो है वह उनके लिए नहीं आ जाता, तब तक उनकी जो वाजिब असंतोष है उसकी वो उमस भरी गर्मी नहीं जाएगी। एंड फ्रीडम एंड क्वालिटी। तो इनका कहना है कि जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोगों का असंतोष जो है वह दूर नहीं होगा। यहाँ भी सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल जो है वह किया है। 1963 इज़ नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग। उनका कहना है कि 1963 ये हमारे जो है वह मतलब हम लोगों ने जो आंदोलन शुरुआत किया है मतलब अधिकार के लिए, वो अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। दोज हु होप दैट, दोज हु होप, यहाँ पर आप समझ सकते हैं दोज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, हु के पहले हुआ है। आप लोगों को प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ाए थे रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, कि रिलेटिव प्रोनाउन से अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो उसके पहले पर्सनल प्रोनाउन दे का नहीं बल्कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज का जो है वो प्रयोग होता है। तो यहाँ दे हु लिखना गलत होगा, यहाँ दोज हु ही सटीक होता है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। दोज हु होप दैट यानी वे जो आशा करते हैं, द नीग्रो नीडेड टू ब्लो ऑफ स्टीम, यानी जो आशा करते थे कि नीग्रो लोगों को बस ऐसे ही हवा जो है वह मचाना था। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब हुआ यूं ही विरोध का जो है एक गुबार जो है वह उठाना था। एंड विल नाउ बी कॉन्टेंट
यानी अब उन्हें संतोष मिल जाएगा, यानी अब वो संतुष्ट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। विल हैव अ रूड अवेकनिंग, यानी उसे गहरा सदमा जो है, वो झटका जो है वो लगेगा। रूड अवेकनिंग का अर्थ है कि मतलब काफ़ी उसको जो है वह आश्चर्य होगा, काफ़ी उनको जो है वह अचंभा होगा। इफ़ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, अगर जो है राष्ट्र अपनी सही पटरी पर लौट आता है, यानी सबको समान रूप से अगर देखना शुरू कर दे, तो उनके लिए जो हम लोगों को मानते थे कि इन लोगों के विरोध में कोई दम नहीं है, यूं ही भाप की तरह जो है वह उड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, उन्हें जो है वह रूड अवेकनिंग का सामना करना पड़ेगा, यानी उन्हें काफ़ी झटका लगने वाला है। नीग्रो इज़ ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, यानी नीग्रो जो है वो अपना सिटीजनशिप राइट लेने के लिए जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। द whirlwinds ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू सेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द बात है। whirlwinds कहते हैं वो गोल गोल जो घूमने वाली हवा का बवंडर होता है, उसी को whirlwinds कहा गया है। whirlwinds ऑफ रिवोल्ट तो यानी विद्रोह का वो जो कह सकते हैं बवंडर है, विल कंटिन्यू टू सेक द फाउंडेशन ऑफ द नेशन, वो राष्ट्र के नींव को हिलाता रहेगा लगातार। अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज, जब तक कि न्याय का वो चमकीला, न्याय का वो प्रकाशमान जो है वो दिन जो है वो हम लोगों को नज़र नहीं आ जाता। तो आज हम लोग इस चौथे पैराग्राफ तक की स्टोरी को जो है वह रखेंगे, यहीं पर जो है वह इसको समाप्त करेंगे, और अगले सेशन में जो है वह 5वें पैराग्राफ से आगे की स्टोरी जो है वह लेकर के मैं पुनः हाजिर होऊंगा आप लोगों के बीच। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।